विकेंद्रीकृत वित्त, जिसे डीफाई के नाम से जाना जाता है, एक उभरती हुई वित्तीय उद्योग है जिसमें पारंपरिक वित्त को हिलाने की बहुत क्षमता है। अब ये वीडियो डीफाई के आधार, डीफाई क्या है और विकेंद्रीकृत वित्त कैसे काम करता है को कवर करेगा। इसलिए पारंपरिक वित्त और विकेंद्रीकृत वित्त की तुलना करने के लिए, पारंपरिक वित्त प्रणाली में आप प्रेषक अपने बैंक के माध्यम से पैसे भेजने जा रहे हैं और फिर वह बैंक भुगतान कंपनियों जैसे पेपाल, स्ट्राइप, वीजा आदि के माध्यम से जाएगा प्राप्तकर्ता के बैंक तक और फिर प्राप्तकर्ता पैसे प्राप्त करेगा। समस्या यह है कि इसमें समय लगेगा। आमतौर पर पारंपरिक वित्त प्रणाली में 2 से 3 कार्य दिवस। कई गलतियां हो सकती हैं, जैसे धोखाधड़ी, जहां आप एक झूठा चेक लिख सकते हैं या कोई आपके नाम पर चेक लिख सकता है। कई चीजें हो सकती हैं। जबकि विकेंद्रीकृत वित्तीय प्रणाली के साथ आपके पास अपने स्वयं के संपत्तियों की स्वनिगरानी होती है। आपके पास अपनी संपत्तियां होती हैं, क्योंकि बैंकों के साथ आप अपना पैसा किसी और की निगरानी में रख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बैंक इसे और आगे बढ़ाते हैं, आपके पैसे को किसी और की निगरानी में रखकर, जिसका मतलब है कि आप अपना पैसा बैंक में डाल सकते हैं, लेकिन वह पैसा वास्तव में बैंक में नहीं है। इसे व्यक्तिगत आरण, बंधक, क्रेडिट कार्ड आरण, ऑन्टो आरण, शिक्षा ऋण, पुनर्वित्त आरण, गृह इक्विटी आरण और कई अन्य आरणों में लगाया जा रहा है। वे आपके पैसे को अन्य लोगों को उधार दे रहे हैं। पैसे कमाने के लिए, मतलब अगर आपके बैंक खाते में एक उचित राशि है और आप बैंक की शाखा में जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपना सारा पैसा निकालना चाहता हूं, तो वे कहेंगे कि हमारे पास वह नहीं है, आपको कुछ हफ्तों बाद वापस आना होगा, क्योंकि उन्हें तरलता प्राप्त करने की आवश्यकता है। जबकि विकेंद्रीकृत वित्त के साथ आपके पास वास्तव में अपनी संपत्तियों की निगरानी होती है। मैं एक वॉलेट का उपयोग करता हूं जिसे लेजर वॉलेट कहा जाता है, और इसका मतलब है कि मेरी सभी क्रिप्टो संपत्तियां ब्लॉकचेन पर संग्रहित हैं, लेकिन यह लेजर मुझे ब्लॉकचेन पर संग्रहित मेरी सभी क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचने की अनुमति देता है। और अगर मेरे पास यह लेजर नहीं है या किसी और के पास यह लेजर नहीं है, तो निश्चित रूप से वे मेरी संपत्तियों तक पहुंच नहीं पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से केवल एक ही लेजर उपलब्ध है। स्पष्ट रूप से दुनिया भर में हजारों यदि सैकड़ों हजारों लेजर्स हैं, लेकिन बात यह है कि यह एक मेरे लिए अद्वितीय है। इसमें मेरी अपनी निजी कुंजी है। प्रत्येक लेजर की एक अलग निजी कुंजी होगी। तो चलिए इस आरेख पर नजर डालते हैं जो मैंने यहाँ बनाया है। एक लेजर पर आपके पास दो चीजें होती हैं, एक सार्वजनिक कुंजी और एक निजी कुंजी। निजी कुंजी आपको वास्तव में अपने फंड्स तक पहुंचने की अनुमति देती है। इसीलिए यदि आप अपने लेजर वॉलेट में जाते हैं और एक निजी कुंजी आयात करते हैं, तो मान लीजिए आप उन सभी फंड्स तक पहुंचने में सक्षम होंगे जो उस निजी कुंजी से जुड़े हैं। जबकि सार्वजनिक कुंजी, जिसे वॉलेट पते भी जाना जाता है, यह केवल एक पढ़ने योग्य प्रति है। उदाहरण के लिए, यदि हम यहाँ एक यादृच्छिक व्यक्ति के वॉलेट पते पर जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उनके पास 0.03 एथीरियम है, जो वर्तमान में लगभग 67 के बराबर है, और उनके पास टोकन होल्डिंग्स में लगभग $45 हैं। तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो सभी लेन देन किए हैं, साथ ही हम देख सकते हैं कि उनके पास वर्तमान में कौन कौन सी संपत्तियां हैं। हम देख सकते हैं कि उन्होंने उस वॉलेट से जुड़े क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या किया है। लेकिन बात यह है कि हम उनके वॉलेट से पैसे नहीं निकाल सकते, हम उनके वॉलेट के साथ कुछ नहीं कर सकते। हम केवल उनकी ब्लॉकचेन इतिहास को देख सकते हैं और उन्हें पैसे भेज सकते हैं। इसलिए आपका सार्वजनिक कुंजी साझा करना ठीक है, क्योंकि लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित रूप से यदि आप अपने सार्वजनिक कुंजी को साझा करते हैं, तो वह सार्वजनिक कुंजी आपके साथ जुड़ सकती है, जिसका मतलब है कि लोग आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में जान सकते हैं। लेकिन मूल रूप से यदि आप अपने वॉलेट के माध्यम से पैसे भेजते हैं, तो आपका वॉलेट ब्लॉकचेन से जुड़ेगा और फिर ब्लॉकचेन लेनदेन को संसाधित करेगा और तुरंत इसे रिसीवर के वॉलेट में डाल देगा, और आपको केवल एक छोटा लेनदेन शुल्क देना होगा। बात यह है कि ये लेनदेन शुल्क उस राशि के अनुपात में नहीं होते हैं जिसे आप भेज रहे हैं। लेनदेन शुल्क केवल नेटवर्क उपयोग पर आधारित होते हैं। मान लीजिए मैं एक संपत्ति, जिसे रैप स्टेक्ड एथीरियम कहा जाता है, के $20 भेजना चाहता हूं, जो मूल रूप से एथीरियम का एक स्टेक्ड संस्करण है। खैर, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पैसे भेजने के लिए पॉपअप करेगा। और गैस शुल्क केवल 21 सेंट है। गैस शुल्क लेनदेन शुल्क है। अब मान लीजिए मैं अपने सभी रैप स्टेक्ड एथीरियम को भेजना चाहता हूं, जो वर्तमान में $11,200 के बराबर है। आप देख सकते हैं कि गैस शुल्क अभी भी 21 सेंट है। अब यदि बहुत से लोग नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं और बहुत से लोग लेन देन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं आदि, तो गैस शुल्क अधिक होगा, क्योंकि नेटवर्क उपयोग अधिक है। जबकि यदि बहुत से लोग लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो गैस शुल्क कम होगा।
इसका मुख्य निष्कर्ष यह है कि आप जो भी राशि भेज रहे हैं, गैस शुल्क समान रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि नीचे विवरण में एक मुफ्त D5 स्टार्ट गाइड है, यदि आप इसे देखना चाहते हैं। आइए केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत और वितरित नेटवर्क के बीच के अंतर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं केंद्रीकृत नेटवर्क के बारे में बात करना चाहता हूं। नेटवर्क में सभी सर्वर एक केंद्रीय इकाई पर निर्भर करते हैं। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, हमारे पास ये सभी हल्के नीले बिंदु हैं जो इस एक बड़े सफेद बिंदु पर निर्भर कर रहे हैं। आप इसे वीजा, स्ट्राइप, पेपैल, वेल्स फार्गो, एक भुगतान प्रोसेसर या ऐसा कुछ भी मान सकते हैं। सभी सर्वर उस एक केंद्रीय इकाई पर निर्भर करते हैं, जिसका अर्थ है कि केंद्रीय इकाई के पास अपने नेटवर्क पर होने वाली घटनाओं पर पूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए, यदि यह केंद्रीय इकाई किसी को अपने नेटवर्क तक पहुंचने से रोकना चाहती है या यदि वे किसी का पैसा लेना चाहते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास संज्ञा के अधिकार है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप अपने बैंक खाते में बहुत सारा नकद जमा कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि बैंक यह मान ले कि आप कुछ संदिग्ध कर रहे हैं क्योंकि आप बड़ी मात्रा में नकद के साथ काम कर रहे हैं। आपके पास कार धोने, एटीएम, वेंडिंग मशीन का व्यवसाय हो सकता है। वे आपके खाते को बंद कर सकते हैं और पैसे तक पहुंच से मना कर सकते हैं जब तक आप स्थिति स्पष्ट नहीं करते, जो आपके लिए असुविधा होगी क्योंकि आपके पास जीवन यापन और व्यवसाय के खर्च हैं। विकेंद्रीकृत नेटवर्क में आपके पास केंद्रीय इकाई नहीं होती क्योंकि सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर करता है। प्रत्येक छोटे सर्वर और प्रत्येक छोटे नोड के पास नेटवर्क पर अधिकार होता है। तो जैसा कि आप इस स्थिति में देख सकते हैं, नेटवर्क विभिन्न सर्वरों के बीच विकेंद्रीकृत है और अधिकांश समय विकेंद्रीकृत नेटवर्क और निश्चित रूप से ब्लॉकचेन नेटवर्क व्यापार के लिए खुले होते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी नेटवर्क के विकेंद्रीकरण का समर्थन करने के लिए एक सर्वर या नोड होस्ट कर सकता है। और एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क में सभी नोड्स एक दूसरे से सीधे जुड़े नहीं होते हैं, जबकि एक वितरित नेटवर्क में वे सभी एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं। और ब्लॉकचेन दोनों विकेंद्रीकृत नेटवर्क और वितरित नेटवर्क पर चलते हैं। बात यह है कि प्राधिकरण विकेंद्रीकृत है और यह उन लोगों के बीच फैला हुआ है जो इन सर्वरों को होस्ट कर रहे हैं। अब स्पष्ट रूप से आपके पास एक वितरित या विकेंद्रीकृत नेटवर्क हो सकता है, लेकिन अगर एक कंपनी उस नेटवर्क के तहत सभी सर्वरों का मालिक है, तो यह अभी भी विकेंद्रीकृत नहीं है। यह वास्तव में विकेंद्रीकृत होने के लिए इसे विभिन्न जनसांख्यिकी के कई अलग अलग लोगों को नेटवर्क होस्ट करने की आवश्यकता है। तो उदाहरण के लिए, आपके पास ऐसा विकेंद्रीकृत नेटवर्क हो सकता है जहां मैं बीच में व्यक्ति हूं और प्रत्येक नेटवर्क की अपनी प्राधिकरण है। या आपके पास एक वितरित नेटवर्क हो सकता है जहां ये सभी सर्वर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब स्पष्ट रूप से एक वितरित नेटवर्क एक बेहतर मॉडल होगा क्योंकि यह अधिक वितरित है और यह एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क की तुलना में अधिक विकेंद्रीकृत है। और इसका कारण यह है कि अगर मुझे समीकरण से हटा दिया जाता है, उदाहरण के लिए मेरा सर्वर बंद हो जाता है या ऐसा कुछ होता है, तो ये सभी अन्य सर्वर बंद नहीं होते क्योंकि वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि केवल एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क के साथ अगर मैं बंद हो जाता हूं, तो ये सभी सर्वर निराश रह जाते हैं क्योंकि वे किसी चीज से जुड़े नहीं होते। लेकिन एक सच्चा ब्लॉकचेन नेटवर्क विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न लोगों द्वारा होस्ट किया जाएगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि जिम और बॉब अमेरिका से हैं। अगर अमेरिका विकेंद्रीकृत नेटवर्क को होस्ट करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेता है, तो जिम और बॉब समीकरण से हटा दिए जाते हैं। फिर भी मान लीजिए कि टिम और बेन यूनाइटेड किंगडम में हैं और एलेक्स और सैली कनाडा में हैं और वे अभी भी नेटवर्क को होस्ट कर रहे हैं। इसलिए उदाहरण के लिए, भले ही हमने दो लोगों को हटा दिया, नेटवर्क अभी भी पूरी तरह से ठीक से चल रहा है और नेटवर्क अभी भी विकेंद्रीकृत है। यही एक ब्लॉकचेन नेटवर्क की खूबसूरती है और यही एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क की खूबसूरती है, क्योंकि मान लीजिए कि इन सर्वरों के बजाय व्यक्तिगत लोग अपने स्वयं के सर्वर को होस्ट कर रहे हैं। यह सिर्फ मैं हूं जो इस तरह के कई सर्वर होस्ट कर रहा हूं। अगर जिस क्षेत्र में मैं हूं वह विकेंद्रीकृत नेटवर्क का समर्थन करने पर प्रतिबंध लगाता है, तो अगर हम मेरा नेटवर्क ऑफलाइन कर देते हैं, तो ये सभी नेटवर्क भी ऑफलाइन हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि पूरा नेटवर्क समाप्त हो जाता है। इसीलिए मेरा जो कहना है वह यह है कि जो कुछ वास्तव में विकेंद्रीकृत है, उसे एक ही इकाई या एक ही सरकार द्वारा बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि शक्ति दुनिया भर के लोगों के बीच वितरित होती है। अब हमारे पास तीन अलग अलग चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। पहला, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, यह केवल वित्त के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। यह बस एक साधारण विकेंद्रीकृत नेटवर्क है और क्रिप्टो करेंसी बस एक डिजिटल मुद्रा है और 99% क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन नेटवर्क पर होस्ट की जाती है। और इसका कारण यह है कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे का लक्ष्य, जिसे डिजिटल मुद्राओं के रूप में भी जाना जाता है, पूरी तरह से विकेंद्रीकृत होना है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ क्रिप्टो करेंसी अन्य की तुलना में अधिक विकेंद्रीकृत हैं।
अब चलिए बात करते हैं कि यह कैसे काम करता है। अगर हमारे पास बिनेंस स्मार्ट चेन है, बिनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क पर एक कंपनी है जिसका नाम बिनेंस है। यदि बिनेंस कंपनी नेटवर्क के अधिकांश हिस्से की मेजबानी करती है या नेटवर्क के अधिकांश नोड्स उसके पास हैं जिन पर बीएनबी टोकन है, तो बेशक उनके पास नेटवर्क में बदलाव करने की शक्ति है, बिना निश्चित रूप से समुदाय या अन्य सर्वरों की स्वीकृति के। और इसका कारण यह है कि उनके पास नेटवर्क में अधिकांश शक्ति है जो बीएनबी को एसेट के रूप में एथीरियम या बिटकॉइन की तरह विकेंद्रीकृत नहीं बना सकता, जहां दुनिया भर में लोग, यादृच्छिक लोग, एथीरियम और बिटकॉइन के विकेंद्रीकरण की मेजबानी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बीएनबी के लिए अधिकांश तरलता केवल कुछ लोगों के हाथों में हो सकती है, जिससे यह केंद्रीकृत हो जाता है। अब यहां तक कि एक क्रिप्टो करेंसी जो एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर है केंद्रीकृत हो सकता है। चलिए एसएचआईबी पर एक नजर डालते हैं। उदाहरण के लिए सभी लोगों में जो एसएचआईबी रखते हैं वहां 1 मिलियन धारक हैं। बिल्कुल, यदि एक धारक है जो शायद एसएचआईबी की आपूर्ति का 85% रखता है, जिसका मतलब है कि वह परिसंचरण में सभी एसएचआईबी का 85% रखता है, तो यह एसएचआईबी टोकनों को केंद्रीकृत बना देता है। और इसका कारण यह है कि यदि यह एक व्यक्ति अपने एसएचआईबी का बैग बेच देता है तो यह पूरी तरह से बाजार को गिरा देगा और बाकी सभी लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए सच्ची विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे धारक होंगे, इतना बड़ा मात्रा नहीं, इसलिए उदाहरण के लिए इसे वितरित किया जाएगा। इसलिए एसएचआईबी के मामले में आप नहीं चाहते कि लोग कुल टोकन आपूर्ति का 1% से अधिक रख रहे हों, क्योंकि अगर वे अपनी आपूर्ति को बेच देते हैं तो आप नहीं चाहते कि कीमत गिर जाए। और निश्चित रूप से एक और बात जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए वह यह है कि हम अपनी केवाईसी जानकारी, जिसे हमारा नाम, ईमेल पता, सामाजिक सुरक्षा नंबर या ऐसा कुछ भी कहा जाता है, जमा नहीं करना चाहते हैं ताकि एक क्रिप्टो करेंसी खरीद सकें, क्योंकि इससे क्रिप्टो करेंसी केंद्रीकृत हो जाती है। हम एक विकेंद्रीकृत एक्सचेंज पर जाकर उस व्यापार को निष्पादित करने में सक्षम होना चाहते हैं, क्योंकि कुछ क्रिप्टो संपत्तियां ऐसी हैं जहां आपको वास्तव में उस जानकारी को जमा करना होता है ताकि एक क्रिप्टो करेंसी तक पहुंच प्राप्त कर सकें, और इससे संपत्ति का विकेंद्रीकरण पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब आप जानते हैं कि हम एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क रख सकते हैं, जबकि उस विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर केंद्रीकृत संपत्तियां भी हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि एसएचआईबी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो इस क्रिप्टो करेंसी के पीछे का कोड है, जिसे एसआईबी के नाम से जाना जाता है, वहां कोई बैकडोर नहीं होना चाहिए जहां अधिक टोकन प्रिंट किए जा सकें या जहां लोग शायद दूसरों से टोकन चुरा सकें या ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि याद रखें कि यह क्रिप्टो करेंसी है। इसे वाइल्ड वेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। लोग अपने टोकन को कोड कर सकते हैं, वे उस टोकन के कोड में जो चाहें डाल सकते हैं। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान रहना होगा कि आप किस टोकन में निवेश कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका कोड ठोस है। अब निश्चित रूप से चलिए बहुत जल्दी डीफाई के बारे में बात करते हैं। विकेंद्रीकृत वित्त बस ब्लॉकचेन पर एक वित्तीय उद्योग है जो क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करता है, और वर्तमान में डीफाई में लगभग 47 बिलियन डॉलर का कुल मूल्य लॉक किया गया है, जिसका मतलब है कि विकेंद्रीकृत वित्त में लगभग 48 बिलियन डॉलर हैं। अब अंत में विकेंद्रीकृत वित्त क्षेत्र में आपके पास कुछ अलग अलग परतें हैं। सबसे पहले आपके पास निपटान परत है। इसे ब्लॉकचेन स्तर के रूप में भी जाना जाता है। यह विकेंद्रीकृत नेटवर्क है जहां निश्चित रूप से संपत्तियां होस्ट की जाती हैं, और विकेंद्रीकृत नेटवर्क के ऊपर आपके पास ये सभी निम्नलिखित स्तर हैं। आपके पास संपत्ति स्तर है जहां आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है, इसलिए आपकी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर होस्ट की जाती है, इसलिए संपत्तियां निपटान स्तर पर निर्भर करती हैं। प्रोटोकॉल स्तर भी निपटान स्तर पर निर्भर करता है। प्रोटोकॉल स्तर संपत्ति स्तर पर निर्भर नहीं करता है। उदाहरण के लिए प्रोटोकॉल उधार और उधारी प्रोटोकॉल हो सकते हैं, जहां आप एक संपत्ति उधार दें और ले सकते हैं, या एक विकेंद्रीकृत एक्सचेंज जहां आप एक संपत्ति को दूसरी संपत्ति के लिए स्वैप कर सकते हैं। आपके पास अनुप्रयोग स्तर भी है जहां विकेंद्रीकृत वित्त में विभिन्न ऐप्स होते हैं जिन्हें डीएपीपी के रूप में जाना जाता है। ये विकेंद्रीकृत ऐप्स हैं। और फिर आपके पास समेकन स्तर है जो अनुप्रयोगों को लेता है और उन्हें एक एकल समेकक में मिलाता है। शायद यह एक डेक्स समेकक है जो आपको सबसे अच्छा संभव दर प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए यदि आप विकेंद्रीकृत वित्त में गहराई से जाने में रुचि रखते हैं तो एक लाइक छोड़ें और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू रखें ताकि आप एक भी वीडियो से चूक न जाएं। याद रखें, हमारे पास नीचे एक मुफ्त प्रारंभिक गाइड है। आशा है कि आपको यह पसंद आया और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। शांति।